अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये आज का जो लेक्चर है ये न्यूमेरिकल एनालिसिस के स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए। एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2। इससे पहले कमोबेश आलमोस्ट मेरे ख्याल में 23 लेक्चर्स में आप लोगों को न्यूमेरिकल एनालिसिस के दे चुका हूँ। ये आज 24वां लेक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों के सामने मैट्रिक्स की मुख्तलिफ नॉर्म्स का जिक्र किया था। उसमें एक नेचुरल नॉर्म भी थी। एक छोटा सा क्वेश्चन आज के लेक्चर में सबसे पहले लिखने जा रहा हूँ। मार्कर ज़रा चेंज कर लें। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि प्रूव करना है, प्रूव करके दिखाना है कि a मल्टीप्लाई बाय x वेक्टर की नॉर्म लेस दैन इक्वल टू a नॉर्म मल्टीप्लाई बाय x नॉर्म। तो इस सवाल को प्रूव करने के कई वेज़ हैं जो मैंने आपके सामने लिखा है क्वेश्चन। और सेकंड ये है कि ये क्वेश्चन नोट्स पे जिस वे से सॉल्व हुआ है वो आप बेशक आपको इजी लगता है आप वो अडॉप्ट कर लें। अदरवाइज़ मैं जो आपके सामने लिख रहा हूँ वो मैट्रिसेस की नेचुरल नॉर्म से इसका स्टार्ट लेने जा रहा हूँ। हमें पता है किसी वेक्टर किसी मैट्रिक्स की नेचुरल नॉर्म, जिसको यहाँ 1 से भी लिख सकते हैं और सिंपल a से भी लिख सकते हैं, वो इक्वल होती है मैक्सिमम ऑफ a मल्टीप्लाई बाय कोई वेक्टर, मैंने उसका नाम u रख लिया, वेर u की नॉर्म इज़ इक्वल टू 1। u नॉर्म इज़ इक्वल टू 1। तो ये डेफिनेशन मैंने लिखी है नेचुरल नॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स की। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि ये u क्या है, तो मैंने यहाँ लिखा है u की नॉर्म इज इक्वल टू 1, यानी u एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड, जिसकी लेंथ या जिसकी नॉर्म 1 है। और आप सबको पता है कि ऐसा वेक्टर जिसकी नॉर्म या लेंथ 1 होती है वो यूनिट वेक्टर होता है। इसका मतलब अगर ये u यूनिट वेक्टर तो लाजमी u कैसे आया होगा, किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करने से या उसकी नॉर्म पे डिवाइड करने से u बना होगा। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अगर मैं इस लाइन में यूज़ करूँ तो मेरे पास a की नॉर्म इज़ इक्वल टू, अब यहाँ a के साथ बेटा u वेक्टर की जगह मैं लिखूँगा x वेक्टर डिवाइडेड बाय x की नॉर्म। तो यहाँ अब ये u इज़ इक्वल टू 1 वाला कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपने लफ्ज़ लिखना है मैक्सिमम ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ज़ाहिर है x अब डिनोमिनेटर में आ गया, तो डिनोमिनेटर में आने वाला वेक्टर जो है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इस नॉर्म को इस शेप में भी लिखा जा सकता है। और अब ये ज़हन में रखना, अगर ये फाइनल पेपर्स में कहीं ये पॉइंट आता है और एक मैट्रिक्स की नॉर्म बेटा इस शेप में लिखी होती है तो आपको पता होना चाहिए, ये ना हो कंफ्यूज होते रहो कि सर ने तो हमें नेचुरल नॉर्म इस तरह बताई हुई थी। ये नॉर्म भी लिखने का दूसरा वे है नेचुरल नॉर्म को लिखने का। अच्छा, अब इस पॉइंट इस लाइन का मीनिंग क्या है? देखो, अगर किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स हों 1 2 3, तो मैक्सिमम ऑफ 1 2 3 यानी मैक्सिमम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस जो है वो तो 3 है। इसका मतलब है 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। यानी 3 जो है वो अगर मैक्सिमम ऑफ दिस सेट है तो 3 उसके हर एलिमेंट से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ऐसे ही अगर ये लिखा हुआ है a इज़ ऑफ मैक्सिमम ऑफ दिस वैल्यू, देन a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a x डिवाइडेड बाय x की नॉर्म। तो ये मैंने अगली लाइन लिख दी मैक्सिमम की डेफिनेशन के मुताबिक। अब दो चीज़ें डिवाइड, दो वेक्टर्स डिवाइड और उनकी नॉर्म लेनी है तो ऊपर वाले की अलहदा नॉर्म, नीचे वाले की अलहदा नॉर्म आएगी। अच्छा, ये जब मैं नॉर्म्स अलहदा करूँगा तो नीचे x की डबल नॉर्म हो जाएगी। अब देखो बात ये, अगर मैं मुझसे कोई कहता है ये x है, इसकी नॉर्म लेने के बाद इसकी दोबारा नॉर्म लें, यानी एक वेक्टर उसकी एक दफ़ा लेंथ मैयर करें। मसलन मेरे पास एक मार्कर है, मुझे कोई कहता है इसकी लेंथ बताओ, मैंने इसको मैयर किया, बिलफर्ज निकल आया जी 5 सेंटीमीटर। अब मुझे वो कहता है दोबारा इसकी लेंथ लो, तो दोबारा लेने से भी 5 सेंटीमीटर भी आएगा। इसका मतलब इसकी डबल नॉर्म एक्चुअल में इसकी सिंगल नॉर्म के ही बराबर होगी। चाहे आप तीसरी दफ़ा भी नॉर्म ले लो, इसकी लेंथ से एक दफ़ा जो निकली है वही तीन दफ़ा फाइंड करने के बाद निकलनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इनको अलग-अलग लिखूँगा, यानी ये डिवाइड हो रहे थे, तो इसको मैं जब अलग-अलग सेपरेट करके लिखूँगा तो a की नॉर्म शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ax की नॉर्म डिवाइडेड बाई, जब यहाँ डबल नॉर्म आनी थी तो वो डबल नॉर्म जो सी है एक दफ़ा तो मैंने यहाँ लिखी और उसके बाद मैंने उसको गायब कर दिया। कि मैंने अभी बताया है
कि 2 दफ़ा नॉर्म लिखें या 1 दफ़ा नॉर्म लिखें, एक ही बात है। तो नेक्स्ट लाइन ये आ गई, और उसके बाद ये यहाँ डिवाइड और उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाली लाइन आ जाएगी जो हमने प्रूव करनी थी। तो यही हम लोगों का वे है, इसको प्रूव करने का सबसे मोस्ट ईजीएस्ट वे था जो मैंने दिखाया है। आप लोगों ने इसको देख लिया है, आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लेना है। लास्ट लाइन मैंने बोली इसको उधर ले जाना, तो आपके पास वो वाली लाइन आ जाएगी। तो ये था स्टार्ट आज के लेक्चर का। सबसे पहले तो कि नॉर्म्स को कैसे इनइक्वालिटी की शक्ल में भी एक मैट्रिसेस की नॉर्म को लिखते कैसे हैं वो मैंने कुछ बताया है। अब ज़रा आज के लेक्चर के मेन काम की तरफ आते हैं। लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो एक डेफिनेशन पढ़नी है, इल एंड वेल कंडीशनड सिस्टम्स क्या होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन वेल कंडीशनड एंड इल कंडीशनड सिस्टम्स। तो इसको एक सिंपल वे से मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। ऐसे सिस्टम, ये नोट्स पे डेफिनेशन मौजूद है, जो स्टूडेंट्स मेरे से ये लेक्चर ले रहे हैं, जो मेरे नोट्स यूज़ कर रहे हैं, वो तो एज़ इट इज़ वहाँ से देख लें, और जो लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं सिर्फ उनके पास नोट्स नहीं हैं, अगर वो लेना चाहें तो मैंने आपको बता दिया था, शुएब फोटो स्टेट्स पे अवेलेबल है। भिम्बर रोड के ऊपर गर्ल्स कॉलेज, जो मरगज़ार गर्ल्स कॉलेज है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट शाहीन प्लाजा में वो जो ये शुएब फोटो स्टेट की शॉप शाहीन प्लाजा के बाहर बनी हुई है, वहाँ से आप ले सकते हो। उसकी एक जो ब्रांच है वो बॉयज़ कॉलेज जो ज़मींदार कॉलेज है उसके गर्ल्स के गेट के ऑपोजिट जो शहर है, जो एक क्लिनिक बना वो शामा क्लिनिक, उसके बिल्कुल साथ मौजूद है, तो आप वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल इल एंड वेल कंडीशन सिस्टम के बारे में छोटी सी बात डिफ़ाइन कर रहा हूँ। अगर किसी सिस्टम के अंदर थोड़ी सी चेंज लाने से उसके आंसर पे, उसके रिज़ल्ट पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़े, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं वो इल कंडीशनड सिस्टम है। इसके अगेंस्ट अगर किसी सिस्टम में थोड़ी सी चेंज करते हैं उसकी वैल्यूज़ में, तो उसकी अल्ट्रेशन से, उसकी वैल्यू चेंज करने से अगर उसके आंसर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े, तो वो सिस्टम वेल कंडीशनड सिस्टम कहलाता है। जैसे मैं एक छोटी बात करता हूँ कि मेडिसिन में आपको पता है कुछ सर दर्द की गोली है, कोई गला ख़राब है उसकी पेन किलर है, उसके लिए कोई बना हुआ है, तो उनके जो केमिकल्स हैं उनमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो एक जो उसका इफ़ेक्ट किसी काम के लिए था वो चेंज हो के किसी और काम के लिए बन जाता है। इसका मतलब है कि वो उस सिस्टम में कोई बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं लाई जा सकती, बहुत थोड़ी सी चेंजिंग करने से ही फार्मूला चेंज हो जाता है। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं कि वो इल कंडीशनड सिस्टम्स हैं। ऐसे ही मैट्रिसेस जो उनसे हैं उनके ऊपर भी आप चेक कर सकते हो। एक मैट्रिक्स जो उनसे है उसकी डिटर्मिनेंट लिया तो उसका आंसर कुछ आ रहा था, यानी उसकी नॉर्म चलो कह लो आप अगर ली तो उसका आंसर कुछ आ रहा है, उस मैट्रिक्स की एक एंट्री चेंज करें तो उसकी नॉर्म का कोई और वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब और बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी आ सकता है। तो मैट्रिसेस को भी कहते हैं कि वो हमेशा इल कंडीशनड सिस्टम्स होते हैं। अच्छा, अब किसी सिस्टम को सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबानी कलामी जो मैंने ये बातें डिफ़ाइन की हैं सिर्फ उसी तरह चेक किया जा सकता है या कोई मैथमेटिकल वे भी है? तो मैट्रिसेस को इल कंडीशन या वेल कंडीशन या उनकी कंडीशंस को चेक करने के लिए मैंने बोल तो दिया मैट्रिसेस अच्छी कंडीशन या वेल कंडीशन नहीं होते, इल कंडीशन सिस्टम्स हैं। लेकिन ये है कि किसी मैट्रिक्स का अगर आप वो चेक करना हो कि वो कैसी कंडीशन उसकी है, बहुत ज़्यादा उसकी इल कंडीशन है, कैसी उसकी नॉर्मल कंडीशंस है, तो वो कंडीशंस को जज करने के लिए कंडीशनल नंबर यूज़ होता है। कंडीशन नंबर भी उसे कहते हैं जी। मैट्रिसेस की कंडीशंस को चेक करने के लिए कंडीशन नंबर यूज़ होता है। किसी मैट्रिक्स का कंडीशन नंबर को KA से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, C1D ऑफ A से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी मैट्रिक्स का कंडीशन नंबर लिखना हो तो उसका फॉर्मूला एक होता है, उस मैट्रिक्स की नॉर्म मल्टीप्लाई बाय उसके इन्वर्स की नॉर्म। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने ध्यान में रखना है। किसी मैट्रिक्स का कंडीशन नंबर जो उनसे है उसको फाइंड करना हो तो ये उसका फॉर्मूला है। अच्छा, अगर कोई सिस्टम है उसका भी कंडीशन नंबर आया, इस वे से चेक किया जा सकता है। यस, अगर किसी सिस्टम को आप मैथमेटिकल फॉर्म में ला सकते हैं तो उसकी नॉर्म, उसके इन्वर्स की नॉर्म से आपने उसे मल्टीप्लाई करना है और उस आंसर को कहना है कंडीशन नंबर। अगर ये कंडीशन नंबर 1 के करीब करीब है, यानी 1 के राउंड अबाउट है, तो वो सिस्टम जो है वेल कंडीशनड है। अगर ये आंसर या कंडीशन नंबर 1 से बहुत बड़ा आ जाता है या 1 से बड़ा चला जाता है, जैसे 500 आ गया, 300 आ गया, 20 आ गया,
1.5 या 1.2 या 1.9 या 0.8 वो तो 1 के करीब करीब हैं। जो बड़े आंसर्स आएंगे, जितने बड़े आंसर्स होंगे उतना ये इल कंडीशनड सिस्टम होगा, जिसका कंडीशन नंबर 1 से बहुत बड़ा होगा। तो मैट्रिसेस जो उनसे जो कि इल कंडीशनड होते हैं, तो मैट्रिसेस का कंडीशन नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी मतलब 1 से बड़ा ही होता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का मतलब ये बोला है कि या 1 के इक्वल या 1 से बड़ा होगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैट्रिसेस होते ही इल कंडीशनड, आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही होगा। शायद कोई वो जो आइडेंटिटी टाइप के मैट्रिसेस हैं उनका नॉर्म आपके पास 1 आ जाए, अदरवाइज़ जो रियल या आइडियल मैट्रिसेस हैं, वो जो आइडेंटिटी मैट्रिसेस की बात करूँ उसको छोड़ के जो बाकी मैट्रिसेस हैं उन मैट्रिसेस का कभी भी कंडीशन नंबर 1 के राउंड अबाउट नहीं आता, बल्कि 1 से काफ़ी बड़ा आता है। तो हम लोगों के पास जो हमारे सिलेबस में डेफिनेशन थी वो कंडीशन नंबर की थी किसी मैट्रिक्स की, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। और क्वेश्चन ये आ गया जो पेपर्स में भी कई दफ़ा आ चुका है कि प्रूव दैट कंडीशन नंबर ऑफ ए मैट्रिक्स, जो किसी मैट्रिक्स का कंडीशन नंबर होता है ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है दैट इज़ के ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये हम लोगों ने प्रूव करना है मैट्रिसेस का जो क्वेश्चन है। तो ज़हन में रखिएगा मैट्रिसेस के बारे में, जो उसका कंडीशन नंबर, उसका फार्मूला क्या होता है, उस मैट्रिक्स की नॉर्म लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय उसके इन्वर्स की नॉर्म लिख दें, तो वो कंडीशन नंबर ऑफ मैट्रिक्स होता है। और हमने ये प्रूव करना है किसी भी मैट्रिक्स का कंडीशन नंबर जो उनसा है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो चलें इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ स्टार्ट लेता हूँ। देखो बेटा, प्रूफ जब आपने करना है किसी मैट्रिक्स का कंडीशन नंबर आपने फाइंड करना है, तो आपने स्टार्ट इस कॉन्सेप्ट से लेना है कि हमें पता है ए मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनकी नॉर्म्स भी इक्वल होंगी। ये मैंने ऐसे करके लिख दिया। अच्छा, अब ऑब्वियस बात है कि जो ए मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स है ये दो मैट्रिसेस हैं और हमने मैट्रिसेस की नॉर्म में पढ़ा था एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई का नॉर्म शुड बी लेस देन और इक्वल टू एक्स नॉर्म मल्टीप्लाई बाई वाई नॉर्म होता है। इसका मतलब है जो नेक्स्ट लाइन आएगी आई की नॉर्म शुड बी लेस देन इक्वल टू ए नॉर्म मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स नॉर्म। तो ये चीज़ तो अभी मैंने डिफ़ाइन की थी, तो कंडीशन नंबर ऑफ ए है। इसका मतलब है कंडीशन नंबर ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू आई की नॉर्म। इसका नाम मैंने एक्सप्रेशन 1 रख दिया जी। तो ये अभी मैंने पहला पॉइंट आपके सामने कंडीशन नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव करने के लिए लिखा है। इससे आगे चलते हैं, आई की नॉर्म को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। तो मैट्रिसेस की जो नेचुरल नॉर्म थी वो मैंने आपको बताई थी। अभी मैंने ये आज के लेक्चर का स्टार्ट ही ऐसे लिया था कि अगर आपने लिखना है तो आई को एक्स से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय एक्स की नॉर्म लिखें, तो साथ लिखना है कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये थी डेफिनेशन नॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स की। और उसके बाद बेटा मैंने मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट बताया था कि मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट है कि आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई एक्स की नॉर्म डिवाइडेड बाय एक्स की नॉर्म। तो ये मैंने डेफिनेशन ऑफ जो मैक्सिमम थी उसकी डेफिनेशन को कॉन्सेप्ट यूज़ किया। अब ये चेक करो, किसी मैट्रिक्स को एक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर एक्स ही आता है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है आई की नॉर्म इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स नॉर्म ओवर एक्स नॉर्म। तो एक्स की नॉर्म कट गई, तो इसका मतलब आई की नॉर्म शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस एक्सप्रेशन का नाम 2 रख लें। अब 1 को देखो लिखा हुआ है हमने कंडीशन नंबर ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आई नॉर्म। सेकंड एक्सप्रेशन ये बता रहा है आई की नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 या कम्बाइंड 1 and 2, तो हमें ये लिखना आ सकते हैं, हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 से कि कंडीशन नंबर ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर्स में आ सकता है कि आप प्रूव करके दिखाओ किसी मैट्रिक्स की जो कंडीशन नंबर होता है इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये था हमारा आज का सेकंड काम। अब कंडीशन नंबर निकालते कैसे हैं, आज हम लोगों ने लास्ट इस लेक्चर में जो काम सीखना है वो यही है, किसी भी मैट्रिक्स का कंडीशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। मसलन एक एग्जांपल मैंने लिखी, ये एग्जांपल 12 नोट्स में भी लिखी हुई है।
ये मैंने यहाँ लिख दिया एक मैट्रिक्स। अब अगर मुझे कोई कहता है कि इसका कंडीशन नंबर फाइंड करो, के ए लिख के यहाँ 2 लिख दे और के इन्फिनिटी एट ए लिख के मुझसे ये तीनों पूछे जाएं, तो इसका मतलब क्या है? कंडीशन नंबर तो बेटा अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, वो होता था ए नॉर्म मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स की नॉर्म। इसका मतलब है अगर आपने इस मैट्रिक्स का कंडीशन नंबर फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स बेटा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप एमएससी के स्टूडेंट्स हो या ग्रेजुएशन लेवल के जो बच्चे हैं उसको एक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना आता है, जो फर्स्ट ईयर या मैट्रिक लेवल में सिखाया जाता है। एडजॉइंट के मेथड से कर लें, रो कॉलम ऑपरेशंस जो आप लगाना चाहते हैं उस तरह कर लें। तो ए इन्वर्स जो है इसका मैंने नोट से देख के पहले ही आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ, आपने ये खुद फाइंड करना है, फाइंड इट योरसेल्फ, ये आपने खुद फाइंड करना। अच्छा, अब मैं बता क्या रहा था कि एक मैट्रिक्स है ए और उसका इन्वर्स यहाँ है -1 0 1, 2/3 -1/3 0, 2/3 2/3 -1। तो ये मैंने इसका इन्वर्स पहले लिख लिया हुआ था, आपने ये इन्वर्स खुद फाइंड करना है। अब बताने क्या लगा था कि ये तीनों का मतलब क्या है। देखो ये तो वो लिखा हुआ है नेचुरल नॉर्म, यहाँ आप 1 1 लिख सकते हैं। अगर यहाँ 2 पूछता है तो फिर आपने ये दोनों नॉर्म्स 2 के ऊपर फाइंड करनी है। अगर वो इन्फिनिटी कहता है तो ऑब्वियसली आपने ये दोनों नॉर्म्स इन्फिनिटी वाली फाइंड करनी है। यानी ये इन्फिनिटी का मतलब क्या बताया था? रो नॉर्म। 2 वाले का मतलब क्या था? यूक्लिडियन नॉर्म। और 1 वाला या ना लिखने का मतलब क्या था? नेचुरल नॉर्म, जिसको मैं कह रहा था कॉलम नॉर्म भी कहते हैं। तो ये तीनों मैं इस क्वेश्चन के लिए आपके सामने फाइंड करके दिखा रहा हूँ। मसलन सबसे पहले अगर मुझे कोई ये कहता है कि ये फाइंड करो, यानी नेचुरल जो कंडीशन नंबर फॉर नेचुरल नॉर्म, तो मैंने पहले इन दोनों यानी ए की और ए इनवर्स की वो दोनों नॉर्म्स फाइंड करनी है ये फॉर्मूले के मुताबिक। तो ज़ाहिर अभी यहाँ अगर 1 आएगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अब मुझे ये दोनों चाहिए, उसके लिए ए की नॉर्म। तो बेटा ए की जो नेचुरल नॉर्म थी वो मैंने आपको बताया था कि आपने मैक्सिमम ऑफ ईच कॉलम लिखना है और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आप लोगों ने सम अप करते जाने। 1 + 2 + 2 यानी 5 आ जाएगा, 2 + 1 + 2 तो वो भी 5 आ जाएगा। आप पहले लहदा भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 + 2 + 1 तो ये 4 आ जाएगा और इसका मैक्सिमम आंसर है जी 5। ये 5 या ये 5 एक ही बात है, एक नंबर लिखना है। उसके बाद इसके इन्वर्स की इसका इन्वर्स की नॉर्म फाइंड करते हैं। तो मैक्सिमम ऑफ इसका हर कॉलम की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है, इन सब का सम। -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 प्लस इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो वो यही आएंगी। ये तो पहली कॉलम की बात की। दूसरे कॉलम में 0, ये कॉमा डाल के मैं लिख रहा हूँ 0 + 1/3 + 2/3 कॉमा जो तीसरी वाली वैल्यू है वो लिख रहा हूँ, वो आएगी 1 + 0 + 1। एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी होती है। तो मैक्सिमम ऑफ ये बेटा आंसर, इसको देखो, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4/3 है, 1 + 4/3 तो ये 7/3 विच इज़ 2.3 समथिंग करके आ रहा है। अच्छा ये आ रहा है 1 और ये 2 आ रहा है, तो ये जो 2.3 करके आंसर आ रहा था वही मैक्सिमम है। तो अब मुझे वो कहता है कंडीशन नंबर ऑफ ए लिखो, तो मैंने तो जस्ट इन दोनों नॉर्म्स का आंसर मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका आंसर 5 आया हुआ है, इसका आंसर 7/3 है, तो ये 35/3 आ रहा है विच इज़ 11 पॉइंट समथिंग करके आ जाता है। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। ये मैट्रिक्स की नेचुरल नॉर्म के थ्रू कंडीशन नंबर फाइंड करने का वे था। फॉर्मूला आपने नहीं भूलना कि के का आंसर होता है ए की नॉर्म मल्टीप्लाई बाय इन्वर्स ऑफ ए नॉर्म। तो वो उसके ऊपर ही जा रहा हूँ। अब ये सेकंड की तरफ आ रहा हूँ। जो सेकंड है उसकी तरफ आते हैं। सेकंड का मतलब मीन्स के मैंने K2A समझ लिया फाइंड करना चाहिए। तो ज़ाहिर है ए का इन्वर्स मैं साइड पे लिख लेता हूँ। ए का इन्वर्स मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, वो है बेटा -1 0 1, फिर है जी 2/3 -1/3 0, फिर 2/3 2/3 और -1। अच्छा अब मैंने ये कहा कि ये ए, हमसे किसी ने कहा K2A फाइंड करो, तो इसका मतलब है ए की नॉर्म जो सी है वो रो नॉर्म करके वो लिखी और साथ उसके इन्वर्स की रो नॉर्म। तो ये हम लोगों ने लिखना है, सॉरी यूक्लिडियन नॉर्म।
ए इन्फिनिटी रो नॉर्म पे होती है। तो ये 2 की शक्ल में, और यूक्लिडियन नॉर्म का तरीका मैंने बताया था आपने अंडरवुड में, इसकी बात पहले बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई फिर दूसरा अंडरवुड बाद में देख लेते हैं। अंडरवुड में इन सब का सम करना है स्क्वायर लेके, तो 1 + 4 + 1 + 4 + 1 स्क्वायर्स ले रहा हूँ मैं, +4 + 4 + 4 + 1, तो ये सारे अंडरवुड में ऐड करेंगे, तो ये सारे जब ऐड होंगे तो आंसर आएगा 24। ये सब जमा होंगे, 4 × 4 8 12 16 20, और ये 4 दफ़ा 1 लिखा हुआ था। अच्छा, इन सब के स्क्वायर्स का सम करना है, तो 1 + 0 + 1 + 4/9, इसका स्क्वायर +1/9 + 0 + 4/9 + 4/9 और +1। तो ये सारे अंडरवुड में जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 4 + 4 + 4 तो 12/9 आ जाएगा। 12/9 मीन्स 12/9 आ जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा ये। अच्छा, और फिर उसके बाद साथ 1 + 1 + 1, तो ये 3 है, और ये 1/9 भी है। तो ये सारे ऐड करने आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो। ऊपर 9, 27 + 1 28, और ये 12, तो ये 40/9 आ रहा है। तो ये आपके पास इसका आंसर है। कैलकुलेटर से आप इसको चेक कर लीजिएगा कि 24 का अंडरवुड, तो कैलकुलेटर आज नहीं चलाया तो उसको भी चलाते हैं। अंडरवुड 24 मल्टीप्लाई बाय अंडरवुड में जी 40/9, इसका आंसर आ रहा है 10.328 राउंड अबाउट करके 10.328 करके। तो ये था किसी मैट्रिक्स की, अगर आपने यूक्लिडियन नॉर्म लिखनी है तो उसका वे। अब इस मैट्रिक्स की जिसकी यूक्लिडियन नॉर्म लिखी है, लास्ट पे रो नॉर्म भी सिखा रहा हूँ कि किसी मैट्रिक्स की रो नॉर्म कैसे फाइंड होती है। इन्वर्स आपने खुद फाइंड करना है, जो मैंने छोड़ा है आप लोगों के लिए, के इन्फिनिटी ए कैसे आएगा। तो सबसे पहले तो ए इन्फिनिटी वो कैसे निकलेगा, तो मैक्सिमम ऑफ मैंने बताया था कि आपने इसकी हर रो की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 1 + 2 + 1 तो 4 आ जाएगा, 2 + 1 + 2 तो ये 5 आ जाएगा, 2 + 2 + 1 तो ये भी 5 आ रहा है, आंसर ये 5 आ गया जी। उसके बाद इसके इन्वर्स की जो नॉर्म है वो कैसे निकलेगी, रो नॉर्म। तो इस रोज़ को एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को देख लो बेटा, ये 1 है +0 + 1 तो ये 2 आ गया जी। 2/3 + 1/3 + 0 तो वो आ जाएगा 3/3 यानी 1। 2/3 + 2/3 यानी 4/3 + 1 तो ये 7/3 आ जाएगा। इसका मैक्सिमम ऑब्वियसली 7/3 है। और कंडीशन नंबर अगर आपने देखना है तो ऑब्वियसली इन दोनों की ज़रब आ जाएगी, और वो भी बाय चांस, ये गौर से देखो सब लोग, बाय चांस ये एंड ये इस दोनों का आंसर सेम आया है, यानी रो और कॉलम नॉर्म का। वो इसकी वजह ये हुई है नेचुरल नॉर्म का और रो नॉर्म का, उसकी वजह ये कि एंट्रीज़ कुछ ऐसे ली हुई थी कि अगर देखो तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, यानी इसका ट्रांसपोज लें तो नहीं सिमेट्रिक तो नहीं, मतलब एंट्रीज़ कुछ ऐसी आ रही हैं, नहीं है सिमेट्रिक ये। लेकिन ये है कि मैंने बता दिया है कि वे क्या है। अब कोई भी एलिमेंट आपके सामने मैट्रिसेस के अंदर लिखे हो तो आपको उसकी नॉर्म फाइंड करनी आनी चाहिए। ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने मैट्रिसेस की कंडीशन नंबर्स को फाइंड करना सीखा है। एक असाइनमेंट एक क्वेश्चन के तौर पर दे रहा हूँ। बी एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स इसके हैं जी 2 - 1 1 1 4 2 3 3 6। आपने इस मैट्रिक्स की कंडीशन नंबर फाइंड करने हैं तीनों टाइप के। K1b फाइंड करना है, K2b फाइंड करना है एंड K∞b फाइंड करना है। नोट्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व भी हैं, वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। सॉल्व क्वेश्चन है, कोई अनसॉल्व की बात नहीं हो रही। तो एक असाइनमेंट है जो आपने लिख कर सॉल्व करके तो GR को प्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के आखिरी काम को स्टार्ट लेना है, जिसके अंदर हम लोगों ने आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स की आइगन वैल्यूज़ को, आइगन वेक्टर्स की शायद इस तरह की बात इतनी ना डिटेल में हम डेप्थ में करें। आइगन वैल्यूज़ की डोमिनेंट एंड लीस्ट वैल्यूज़ फाइंड करने का तरीका सीखना है, और वो तरीका आइटरेटिव मेथड के थ्रू हम लोगों ने करना है फाइंड, जिसका नाम है पावर रैले मेथड। यूँ हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा जब हम लोग वो टॉपिक कवर कर लेंगे। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगी। फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।